तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एपीआई टेस्टिंग को लेकर, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम जो है पोस्टमैन को यूज़ करके एपीआई टेस्टिंग कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत से लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी कमेंट लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि एडिशनल टेस्टिंग के ऊपर जो है वीडियोज़ वगैरह बनाई जाए। तो ये जो एक मैं छोटी सी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, इसमें आई थिंक मे बी 5 to 7 वीडियोज़ होंगे। अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, अगर ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मे बी उसको हम ज़्यादा डिटेल में भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए ये कुछ अराउंड आई एम प्लानिंग के 5-7 जो वीडियोज़ हैं उसका ये ट्यूटोरियल होने वाला है, और इसमें हम सीखेंगे लोड टेस्टिंग। अगेन जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, बिकॉज हम बिल्कुल ही बेसिक से सीखने वाले हैं। और इनफैक्ट जो है हम फंडामेंटल्स है टेस्टिंग के थोड़े बहुत वो भी समझेंगे, और ये भी समझेंगे कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, कौन सी टेस्टिंग किस एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, कब कब यूज़ होती है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता दूं कि लगभग मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री में, और मैं बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स पे काम कर चुका हूँ, टेस्टिंग टूल्स वगैरह पे काम कर चुका हूँ। इवन दो जो है मेरा प्रोफाइल टेस्टर का नहीं है, बट बिकॉज आई वाज लीडिंग द टीम, उन सब की वजह से मुझे टेस्टिंग का बहुत अच्छा आइडिया, उसी की वजह से जो है मैंने पोस्टमैन का यूज़ करके एपीआई टेस्टिंग की वीडियो भी बनाई थी। उसके अलावा जो विजुअलाइजेशन वगैरह के जो टूल्स हैं उन सब पे भी मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितना भी आप टाइम स्पेंड करोगे इस वीडियो को देखने में, आपका एक एक मिनट जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कोशिश करो वीडियो को पूरी देखो, और वीडियो देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स में थैंक यू वगैरह ज़रूर लिखो। उससे मुझे पता चलता है कि एटलीस्ट जो है वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हो। जैसे कि पोस्टमैन की वीडियो पसंद की गई तो मैं अभी ये वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप सिर्फ आए, आपने 20-25 मिनट की वीडियो देखी, आपको वीडियो पसंद भी आई, लेकिन आप एक थैंक्स भी नहीं कर सके, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज हम दोनों जो है, आप एज अ व्यूअर और मैं एज अ क्रिएटर, हम दोनों के कनेक्ट होने का सिर्फ यही तरीका है, थ्रू कमेंट सेक्शन या थ्रू लाइक्स। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करें। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो जो है जो जेमीटर लोड टेस्टिंग वगैरह पे होने वाली है, लेकिन जो सबसे पहले हम बेसिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिकॉज बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं कि बिल्कुल ही फ्रेशर हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। तो एक बार अगर हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेट कर लेंगे तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एक्सपीरियंसड है चाहे वो नॉन एक्सपीरियंस है, उनको देखने में या जो है ट्यूटोरियल फॉलो करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? तो यूनिट टेस्टिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि कोई जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनता है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्लिपकार्ट का। जो फ्लिपकार्ट है एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। तो यानी कि एक फंक्शनैलिटी हो गया प्रोडक्ट सर्च करने का। फिर अगला फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लिया, यानी कि वो सेकंड फंक्शनैलिटी हो गया। उसके बाद थर्ड फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है कि आपने जो है चेकआउट किया। और फोर्थ फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है, आप पेमेंट करने गए। फिर फिफ्थ फंक्शनैलिटी क्या हो सकता है, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको बेसिकली जो आपकी पेमेंट डिटेल है वो आपको रीसेंट ऑर्डर्स में दिखने लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शनैलिटी होते हैं। तो आप देखोगे जो हर फंक्शनैलिटी है उसके लिए बेसिकली कुछ ना कुछ कोडिंग होती है। तो जनरली ये जो कोडिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स करते हैं, और जब वो कोडिंग करते हैं हर फंक्शनैलिटी को, तो उसी टाइम पे वो जो है टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये मेरा जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसको आप यूनिट भी कह सकते हो। यूनिट यानी कि जो सबसे छोटा पीस ऑफ कोड हो गया किसी एक एप्लीकेशन को बनाने का। तो हम चेक करते हैं बेसिकली ये मेरा पीस ऑफ कोड है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। और ये टेस्टिंग कौन करता है? क्या ये टेस्टिंग टेस्टर करते हैं? तो दोस्तों जो डेवलपर होता है, जब वो डेवलप कर रहा होता है उसी टाइम पे वो जो है ये टेस्टिंग परफॉर्म करता है। डेवलपमेंट टाइम पे ही यूनिट टेस्टिंग करता है। तो इसलिए टेस्टर जो होते हैं वो यूनिट टेस्टिंग नहीं करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपर है उसने यूनिट टेस्टिंग कर लिया होगा। अगेन इसको आगे जो है मैं आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया, तो हो सकता है कि जो हमारा फ्लिपकार्ट है, जब मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो या तो वो किसी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करता है या जो है किसी बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो उस टाइम पे जब मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो पेमेंट डिटेल है वो सक्सेसफुली क्या है वो पास करनी पड़ती है पेमेंट गेटवे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 400 रुपीज़ के शूज़ खरीदे, अब वो 400 रुपीज़ की डिटेल जो है वो पास करनी पड़ेंगी बैंकिंग सिस्टम को। बैंकिंग सिस्टम जो है वो 400 रुपीज़ डिडक्ट करेगा और उसके बाद जो है सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भेजेगा, और वो रिस्पॉन्स जो है वापस आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैप्चर करना होता है। तो ऐसे जाके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पता चलता है कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। दोस्तों शायद थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर दैट।
क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आता ही रहता है, चाहे मैं किसी भी टाइम पे रिकॉर्डिंग करूँ। एनीवे, सो आई होप आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। तो जब हमने यूनिट टेस्टिंग किया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया, इसके बाद जो है सिस्टम टेस्टिंग आ गया अपना। अब सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली हम चेक करते हैं कि जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप की भी चीज़ें होती हैं। वो बेसिकली यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं। जैसे कि जब मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पेमेंट साइट पर लेकर जाता है कि नहीं, और जब पेमेंट डिडक्ट हो जाती है मुझे सक्सेस रिस्पॉन्स वापस आता है कि नहीं। तो यानी कि जो हम सारी टेस्टिंग को मिला लें तो वो एक हो गया हमारा सिस्टम टेस्टिंग। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा जो सिस्टम एज अ होल है, यानी कि मेरी कंप्लीट एप्लीकेशन है वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रही है। वो हो गया अपना सिस्टम टेस्टिंग। अब आ जाते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग बहुत इजी है, यानी कि आपने एक बार जो है प्रोडक्ट लाइव कर दिया, उसके बाद ऐसा होता है कि आप एडिशनल फीचर्स जो है इंट्रोड्यूस करते रहते हो। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लें, जैसे उन्होंने कोई कोड डिप्लॉय किया जिससे जैसे आपको प्रोमो मिल रहा है, मे बी दिवाली टाइम पे कोई प्रमोशनल ऑफर उन्होंने लॉन्च किया, उसके लिए जो कुछ उन्हें कोड डिप्लॉय करना पड़ा है, जिस कोड की वजह से जो फंक्शनैलिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जब हम वो कोड डिप्लॉय करते हैं तो मेरा जो सारा सिस्टम है वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है कि नहीं, कुछ फट तो नहीं गया। ठीक है, प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी जो पहले हमने टेस्ट किया था वो सारी इंटैक्ट है कि नहीं। तो वो सब जो बेसिकली टेस्ट करने का जो है वो उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग पे, जो कि बेसिकली हमारा गोल होने वाला है इस ट्यूटोरियल का भी। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में यानी हम टेस्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आप देखोगे तो हमने यहीं पे देख लिया था कि सारे जो हमारे कंपोनेंट हैं वो सारे एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैं नया कोड भी डिप्लॉय करता हूँ तो वो सब प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जरूरत कैसे पड़ गई। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसकी आप टेस्टिंग है एक बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट में करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको टेस्टिंग करनी थी कि किसी ने यूज़र ने जो है प्रोडक्ट परचेज़ किया तो उसकी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई कि नहीं हो गई। अब आप जो है 1 या 2 या 5 टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है सक्सेस रिस्पॉन्स है या सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चले। लेकिन अगर जो है मिलियन ऑफ यूज़र्स, ठीक है, मैं 1 मिलियन यूज़र की बात कर रहा हूँ, यानी 10 लाख अगर जो है यूज़र एक साथ जो है परचेज करते हैं तो क्या आपका सिस्टम तब भी सही चलता है। तो उस चीज़ को जो टेस्ट करने का तरीका वो होता है, वो जो है बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमें जनरली बॉटलनेक आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में जब हम कम ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं तब तो वो प्रोडक्ट ठीक चलता है, लेकिन जैसे हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इंक्रीज करते हैं तो जो है बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो सामने आने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस की जो है एक लिमिटेशन होती है। डेटाबेस पर सेकेंड जो है एक एक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही प्रोसेस कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस इनिशिएट कर दी तो हो सकता है जो डेटाबेस है वो रिस्पॉन्ड ही ना करे टाइमली मैनर में, और उसकी वजह से है वेब पेज जो है टाइम आउट हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे। अब जो लोड टेस्टिंग है वो बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग का ही एक सबसेट है, और लोड टेस्टिंग में जो है सबसे पॉपुलर जो टूल है वो JMeter है, जो हम यूज़ करेंगे और देखेंगे लोड टेस्टिंग कैसे करते हैं। अगेन, लोड टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि सिस्टम कितना लोड सह सकता है फटने से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ऐसे अगर मैं जब 100 ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ तब सब कुछ सही चल रहा है। जब मैं अब 1000 ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ पर सेकंड तब भी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1 लाख ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्लोनेस जो है वो देख पा रहा हूँ। अब जैसे ही मैं लेसे 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 1 मिलियन में से जो मेरे 30% ट्रांजेक्शन्स हैं वो टाइम आउट हो रहे हैं, बिकॉज मेरे डेटाबेस की मे बी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो इतने नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस कर सके। तो इस टाइप के जो सिनेरियो हैं वो आपको पता चलते हैं लोड टेस्टिंग से ही। और सबसे एंड में आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक बार आपने ये सारी टेस्टिंग कर ली, जो प्रोडक्ट है एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या जो एप्लीकेशन है आपकी वो एज एक्सपेक्टेड बिहेव कर रही है, तो फिर आप बोलते हो कि हाँ, हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है, और फिर आप जो है उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो। अब क्लाइंट को जब हैंड ओवर करने जाओगे, ये जो सारी टेस्टिंग है ये जनरली जो है IT टीम करती है। यानी कि अगर आप जो है ये प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी टीम जो है ये सारा काम करेगी। जनरली आप देखोगे जो भी हमारी कंपनीज है, जैसे विप्रो हो गया, TCS हो गया, ये जितनी भी सर्विस वाली कंपनी है, ये प्रोडक्ट वगैरह अगर बनाती हैं तो उनकी टेस्टिंग वगैरह करती हैं और उसके बाद कस्टमर को हैंड ओवर करती है। अब कस्टमर ने तो ये सारी टेस्टिंग देखी नहीं है, कस्टमर के पास रिजल्ट्स जरूर हो सकते हैं कि आपने कस्टमर को रिजल्ट शेयर किए हों ये सारी टेस्टिंग के, लेकिन कस्टमर बोलेगा यार मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो एक काम करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, तो जिसको जनरली यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, UAT, AT,
इन सारे डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी बुलाया जाता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बेसिकली आप सारी जो है टेस्टिंग करके या सबसेट ऑफ ये सारी टेस्टिंग करके कस्टमर को दिखाते हो कि हाँ देख सब कुछ जो है एज एक्सपेक्टेड चल रहा है, ठीक है। यूजर जो है प्रोडक्ट सर्च कर पा रहे हैं, यूजर जो है प्रोडक्ट को चेकआउट कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट का पैसा पे कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ें जो है आपको दिखाते हो। कस्टमर रिजल्ट देखता है, इफ़ कस्टमर इज़ हैप्पी तो वो बोलता है कि हाँ आई एक्सेप्ट द टेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद ऑब्वियसली जो जब यूएटी हो जाता है, कस्टमर इज़ हैप्पी, प्रोडक्ट जो है आप लाइव कर देते हो और उसके बाद जो है पेमेंट वगैरह जो कंपनी है वो बोलती है कि हाँ हमने जो है प्रोडक्ट लाइव कर दिया, अब जो है हमारा पैसा दो, ठीक है। तो ये पूरा एक लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। अब यहाँ पे एक स्लाइड देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ऑब्वियसली जब पिछली स्लाइड एक्सप्लेन करा तभी आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन हो गया, एडिंग आइटम्स टू कार्ट हो गया, पेमेंट प्रोसेस हो गया, सर्च एंड फिल्टर फंक्शनैलिटी हो गया, कंपैटिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। तो ये सारा जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ आप देख सकते हो यूनिट टेस्टिंग है। तो यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर ही कर लेगा, ये सारे जो फीचर्स हैं इनके यूनिट टेस्टिंग कर लेगा। उसके बाद वो टेस्टर को बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम चला के देख लो। अब जनरली यूनिट टेस्टिंग में भी क्या होता है, जो डेवलपर अपने एंगल से टेस्ट करता है, तो वो जब अपने एंगल से टेस्ट करता है ना, यानी कि अपनी चीज़ को कोई भी खराब नहीं बोलता, तो उस एंगल से टेस्ट करता है, उसको लगता है सब कुछ सही है। तो जनरली बहुत सारे सिनेरियोज हैं उसने मिस कर रखे होते हैं टेस्ट करने के लिए, और इस वजह से आप देखोगे जब टेस्टर टेस्ट करता है तो बहुत सारे बग्स निकल के आते हैं, और जब वो डेवलपर को देता है वो कहता है अरे सब कुछ तो यार सही चल रहा था, ये कैसे गड़बड़ कैसे हो गया। तो एनीवेज तो यूनिट टेस्टिंग जो है डेवलपर अपने लेवल पे कर लेता है। उसके बाद आप देखोगे इसमें से क्या यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत है, और दोस्तों इसकी जरूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है या प्रोडक्ट है वो कैसा है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई कॉर्पोरेट वेबसाइट बना रहे हो, तो कॉर्पोरेट वेबसाइट वगैरह में जनरली क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि जो यूज़र लॉगिन वगैरह होगा, वो किसी थर्ड पार्टी सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस केस में आपको जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियरली नहीं लिख सकता कि आपको इस चीज़ के लिए जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन होपफुली आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे जो बहुत एक्सप्लिसिट है वो है पेमेंट प्रोसेस। ऑब्वियसली पेमेंट प्रोसेस के लिए हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है टिपिकली उसे किसी न किसी पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि स्ट्राइप हो गया, पेपैल हो गया, और अगेन ऐसे बहुत सारे हैं, किसी का नाम लेना भी सही नहीं है। तो बहुत सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं, तो उनसे हमें ये चेक करने के लिए कि सब कुछ एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है, वी विल परफॉर्म इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि हमारा अगर हम सिस्टम पे लोड डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो हमारा सिस्टम जो है कैसा बिहेव कर रहा है। अगेन जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन या प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इज इट बिहेविंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। उसके बाद हमारा सिस्टम टेस्टिंग आ गया। अब सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली मैं ये सारे टेस्ट परफॉर्म करूंगा, और जब सब कुछ एज एक्सपेक्टेड चल रहा होगा, एक एक चीज एज एक्सपेक्टेड चल रही होगी, तो मैं बोलूंगा हाँ सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, सब कुछ जो है वो एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला पड़ा है, कमेंट लिखें और पूरा अपना फीडबैक दें। तो होपफुली अभी तक जितना आपने सीखा वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे लोड टेस्टिंग पे, और लोड टेस्टिंग में स्पेशली ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट JMeter। तो JMeter वगैरह के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन JMeter फीचर्स को समझने से पहले सबसे पहले जो है एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि लोड टेस्टिंग होता क्या है। अब लोड टेस्टिंग वैसे नाम से ही क्लियर है कि लोड इसमें हम कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं बेसिकली किसी प्रोडक्ट पे। अब लोड कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लोड जो है बेसिकली डिफरेंट तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब लोड का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। किसी एप्लीकेशन के लिए मे बी जो 100,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड जो है वो मैक्सिमम लोड हो सकता है, किसी के लिए जो है 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो है वो लोड हो सकता है। तो अगेन इसमें क्या है, या तो इनिशियली ही आप डिफाइन कर दोगे कि जो मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा जो पीक होगा दैट विल बी लेट्स से 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरी एप्लीकेशन है उस पर मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो 1 मिलियन ही आ सकता है, इतना आपको आइडिया है। तो उस केस में आप क्या टारगेट करोगे, आप टारगेट करोगे कि मेरी 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस है वो 1 सेकेंड में अगर परफॉर्म हो रही है, तो मेरा 98% एटलीस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस है वो विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो मेरे जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं वो विद इन 1 सेकेंड या लेट्स से 3 सेकेंड्स परफॉर्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे तो जनरली क्या करेंगे, हम जो JMeter में हम ये क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, तो जनरली हम JMeter में क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि हाँ जो हमें है 1 मिलियन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है विद इन 1 सेकेंड, और जो हम रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि कितने जो ट्रांजेक्शन है उसका रिस्पॉन्स जो है
एज एक्सपेक्टेड आया, यानी कि विद इन 1 सेकेंड उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। और अगर लेसे हम 90% 98% अचीव कर लेते हैं या जो भी टारगेट है वो अचीव कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ इट इज़ फाइन। मगर अगर लेसे वो अचीव नहीं हो पाता, लेसे ओनली 60% ऑफ द ट्रांजेक्शंस हैं वो विद इन जो हमने टाइम डिफाइन किया था वो कंप्लीट हुआ है, यानी कि 60% ट्रांजेक्शन जो है वो विद इन 1 सेकेंड रिस्पॉन्ड कर रही है, बाकी जो है मे बी 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड ले रही है या 5 सेकेंड्स ले रही है। और मे बी देयर कैन बी चांस कि आपकी जो 10% ट्रांजेक्शन है वो तो माशाल्लाह 1 मिनट से ही शायद ऊपर जा रही हो, ठीक है, तो वो भी सिनेरियो हो सकता है। अब ये सिनेरियो तो आपको पता चल गया, लोड टेस्टिंग से आपको लोड टेस्ट का रिजल्ट पता चल गया। अब वो जनरली लोड टेस्ट का रिजल्ट है वो वापस जाता है किस पे जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के पास जाएगा या आर्किटेक्ट के पास जाएगा। अब वो इन सब जो रिजल्ट को उसको एनालाइज करेगा और उसको फर्दर ड्रिल डाउन करेगा कि यार ये बॉटलनेक आ कहाँ पे रहा है, क्या API गेटवे लेवल पे इशू है या फिर वेब सर्वर लेवल पे इशू है या फिर हो सकता है डेटाबेस लेवल पे इशू हो सकता है कि आपका जो डेटाबेस है उस पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई आ रही हो, ठीक है। तो ये सारे जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं लोड टेस्टिंग से, और फिर जो है सिस्टम को फर्दर ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस का इशू है, डेटाबेस स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है आप जो है डेटाबेस के पैरामीटर्स चेंज करोगे, उसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करोगे। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिसीजन लेने पड़ जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे जब आपने इनिशियली सिस्टम या जो भी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट जब प्लान किया था, मे बी उस टाइम पे आपने कुछ कैशिंग का मैकेनिज़्म नहीं सोचा था, ठीक है, आपने सिंपल RDBMS डेटाबेस लिया था और उसके साथ आप चल रहे थे। लेकिन आपने देखा कि यार जो मैं नंबर अचीव करना चाह रहा हूँ वो नंबर मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप जनरली फॉर एग्जांपल कोई इन मेमोरी डेटाबेस हो गया जैसे रेडिस हो गया, या मे भी कोई और टेक्नोलॉजी आप जो है यूज़ करोगे ताकि जो है आप ये पूरा परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सको। अगेन ये जो मैंने बोला बैकवर्ड इंजीनियरिंग, ये जनरली नहीं होती है। अगर आपके टीम में जो है एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट हैं उनको पता होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ईच ट्रांजेक्शन शुड बी रिस्पॉन्डेड विद इन 1 सेकेंड, बाई ईच आई मीन एटलीस्ट 98% ऑफ द ट्रांजेक्शंस शुड बी रिस्पॉन्डेड विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो आर्किटेक्ट होता है उसको आइडिया होता है, तो वो पहले ही जो सिस्टम के कंपोनेंट है उस हिसाब से डिज़ाइन करके चलता है। उसे पता होता है कि अगर मैं जो है MySQL डेटाबेस यूज़ करने वाला हूँ तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, इसलिए वो कोई ना कोई कैशिंग जो है रेडिस हो गया या कोई अदर कंपोनेंट हो गया वो इंट्रोड्यूस करके रखता है। या अगेन हो सकता है जो है वो सिस्टम का डिज़ाइन चेंज करेगा, वो हो सकता है वो एक्टिव क्लस्टरिंग रखेगा, वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मगर दिस इज़ अबाउट टेस्टिंग, बट स्टिल आई वांटेड टू लेट यू नो कि जो टेस्टिंग हम करते क्यों, उसका जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो टेस्टिंग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें कुछ टेस्ट करना है, टेस्ट करके हमें रिजल्ट निकालना है और इस रिज़ल्ट को हमें जो है वापस जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम है या आर्किटेक्ट है उनको देना है, उनको बोलना है कि भाई एज एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर रहा है, जब इसमें हम लोड बढ़ाते हैं तो ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लो परफॉर्म कर रहा है, टाइम आउट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स, तो इसको ठीक करो। तो फिर वो जो टीम है वापस इस पर रीडिज़ाइन करती है, चीज़ों को ठीक करती है, वो आपको फिर से बोलती है टेस्ट करो, आप फिर से जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो, और ये जो साइकिल है तब तक चलता रहता है जब तक कि जो फाइनल आउटकम आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको मिल नहीं जाता है। तो ठीक है, वापस से मूव करते हैं, अब समझते हैं JMeter की फंक्शनैलिटी को। तो अब यहाँ पे जो है JMeter के हम लोग फीचर्स देख सकते हैं। सबसे पहला फीचर है लोड टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली JMeter जो है मैं कई बार बता चुका हूँ लोड टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने हैं तो आई विल बी एबल टू डिफाइन दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन JMeter, ठीक है। मैं JMeter को बोलूँगा कि यार 1 मिलियन थ्रेड क्रिएट कर और उसको जो है 1 सेकंड में कर या 10 सेकंड में कर या 20 सेकंड में कर, जो भी मेरा क्राइटेरिया होगा वो सब मैं बताऊंगा। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं मैं JMeter में इजीली डिफाइन कर सकता हूँ। उसके बाद क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप जो अपनी वेबसाइट है वो HTTP पे टेस्ट करना चाहो या HTTPS पे टेस्ट करना चाहो, तो JMeter जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। उसके अलावा जनरली हम जब डेटाबेसेस से कनेक्ट करते हैं तो डेटाबेसेस जो जनरली JDBC पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल भी सपोर्टेड है। उसके अलावा अगेन REST API हो गया, SOAP हो गया, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो सपोर्ट करता है। यानी कि JMeter जो है लगभग सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। उसी का रीज़न है कि ये जो वन ऑफ द लीडिंग लोड टेस्टिंग टूल है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट प्लान्स। तो जो है आप बेसिकली डिफरेंट टेस्ट प्लान्स क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर सकते हो टेस्ट प्लान्स में। तो अगेन ये चीज़ जो है अभी आप सिर्फ थियोरेटिकल समझ लीजिए, कुछ ही देर में आपको जो है मैं आपको दिखाऊंगा भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट फीचर इसका हो गया कन्फिगरेबल।
तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें कन्फिगरेबल है, यानी कि मेरा सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने परफॉर्म करे, कितनी देर में परफॉर्म करे, एक साइकिल ऑफ टेस्ट रन करे या मल्टीपल साइकिल्स ऑफ टेस्ट रन करे, क्या ये सारी चीज़ें भी जो है कन्फिगरेबल है। इसके इंटरफेस की बात करें तो ग्राफिकल इंटरफेस है, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, बहुत छोटा सा लेकिन पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसको आप विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, इसको जो है आप ग्राफिकली रन कर सकते हो या कमांड लाइन इंटरफेस पे भी रन कर सकते हो। अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये सारी लेसन हमने टेस्टिंग परफॉर्म की, अगर उस टेस्ट को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे JMeter जो है वो हमें फंक्शनैलिटी देता है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस की। तो JMeter में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के लिए, एनालिसिस के लिए। हम जो डिफरेंट पॉइंट्स है जिसकी बातें कर रहे थे, जैसे कि मेरा जो 98% ऑफ द ट्रांजैक्शंस है वो विद इन 1 सेकंड रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सब टाइप के एनालिसिस रिजल्ट जो है आप देख पाओगे। उसके अलावा जो लास्ट फंक्शनैलिटी है वो है एक्सटेंशंस। तो JMeter जो है वो कुछ एक्सटर्नल प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस भी अलाउ करता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अगेन डिपेंडिंग ऑन द नीड। सो वी विल सी कि जो हमें नेक्स्ट 5 to 7 में भी ट्यूटोरियल है उसमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। में भी ज़रूरत पड़ेगी तो विल यूज़ इट, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वी विल नॉट यूज़ इट। सो लेट्स डिस्कस इंस्टॉल कैसे करना है JMeter को। तो सबसे पहले JMeter जो है जावा पे है पूरा, ठीक है। तो अगर ये पूरा जावा पे है तो हमें ऑब्वियसली जावा भी चाहिए होगा, तो जावा इसका एक प्री रिक्विजिट हो गया। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए वी कैन फॉलो दिस लिंक पे जाएंगे, जावा इंस्टॉल कर लेंगे। जावा इंस्टॉल करना आई थिंक बहुत ईजी है, जैसे उसको डाउनलोड करो सॉफ्टवेयर को, नेक्स्ट फिनिश, तो जावा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद JMeter डाउनलोड करने के लिए हम इस लिंक पे जाएंगे, JMeter डाउनलोड करेंगे। JMeter आपने डाउनलोड किया, उसके बाद जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर जो है बेसिकली हमें एक बाइनरी मिलेगा JMeter.bat नाम का, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमारा JMeter स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। तो यहाँ पे पहले लिंक पे मैंने जावा खोल लिया, सेकंड लिंक पे JMeter खोल लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आप जो देख सकते हो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं विंडोज़ यूज़ करने वाला हूँ तो मैं विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे या तो मैं जिप या .exe कोई भी डाउनलोड कर सकता हूँ या MSI भी कर सकता हूँ इनफैक्ट। तो MSI पे क्लिक करो और इसकी जो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। आई थिंक मे भी साइनअप करने के लिए मांगेगा, भाई मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। ओके, तो कोई साइनअप नहीं मांगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग इसकी चल रही है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और हम लोग उतनी देर में JMeter पे चलते हैं। अब यहाँ पे JMeter में आप देखोगे बाइनरीज अवेलेबल है, तो हम सिंपली जो है जिप जो है जिप वाला बाइनरी है, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गई है। बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो। जावा तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जावा आप लोगों ने स्कूल कॉलेज टाइम पे जावा जरूर सीखी होगी। JMeter इज अराउंड ओनली 90 MB कंप्रेस्ड, अनकम्प्रेस करके देखेंगे कितना है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, ठीक है, जब तक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे देखने का तरीका कि जावा ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, बहुत इजी है। आप जो है सिंपली जावा टाइप कीजिए और -वर्जन लिखिए। यहाँ पे देखिए मुझे पता चल रहा है कि यार जावा ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, तो मुझे एक्चुअली जावा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जावा नहीं इंस्टॉल्ड है तो ही आपको जावा डाउनलोड इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो है जावा वाले स्टेप को आप इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जावा है वो बेसिकली MSI यहाँ पे आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो है इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। अब इसको जो है मैं नेक्स्ट करके इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर एक बार जावा इंस्टॉल्ड है तो आप जो है या तो अपग्रेडेड वर्जन का जावा है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है अपग्रेडेड वर्जन है, तो एनीवेज मैं इसको जो कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जावा जो है सक्सेसफुली इज इंस्टॉल्ड, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। अब जावा इंस्टॉल हो गया है, तो सिंपली अगर मैं सर्च में जाऊँ जावा सर्च करूँ तो यहाँ मुझे जो है पता चल जाएगा कहाँ पे जावा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कमांड में जावा दिख रहा है। इसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन कर सकता हूँ, तो मुझे लोकेशन मिल जाएगी कहाँ पे जावा है। ऑब्वियसली आपको इंस्टॉलेशन टाइम पे भी ये दिख रहा था, लेकिन समहाउ मैंने स्किप कर दिया। बट एनीवेज इट इज़ गुड टू नो कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे जावा है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यानी हमारा जावा पड़ा हुआ है। अब इसको मैं जो है पूरे पाथ को कॉपी कर रहा हूँ और हम जो है सिस्टम पे जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, आप एनवायरनमेंट लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखो आपका टेम्प्रेरी वेरिएबल में आपको कहीं पाथ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा तो आप सिंपली न्यू पे जाओ, पाथ लिखो और जो भी आपने अभी कॉपी किया है लोकेशन उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो और ओके कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाथ ऑलरेडी दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओके नहीं करने वाला हूँ वरना ये जो पाथ अभी पड़ा हुआ है ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल। पाथ यहाँ पे ऑलरेडी है इसलिए हम इसको पाथ को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे जो मेरा नया पाथ है वो मैं इसको ऐड कर दूँगा और उसके बाद जो है ओके कर दूँगा। उसके बाद फिर से यहाँ भी ओके कर देंगे। अब बेसिकली हमने जो स्टेप किया उससे हुआ क्या है, उससे ये हुआ है कि अगर मैं कहीं भी जावा लिखता हूँ, यानी कि अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ जावा, ठीक है, तो ये मैंने जावा लिखा, बेसिकली मैं java.exe चला रहा हूँ। अब जो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो जावा है कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो पाथ होता है, पाथ में हम बताते हैं कि कौन कौन से पाथ पे तुझे जाके सर्च करना है। तो पाथ में जितनी भी डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं वो सारी डायरेक्टरी में जाके ये सर्च करेगा जावा, और अगर इसको जावा मिल गया तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जावा लिख के एंटर मारता हूँ तो हमारा जो जावा प्रॉपरली चल रहा है। अगेन आपको जावा लिख के -वर्जन मारना है और आपको यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो था मेरा वर्जन 1.8 समथिंग आ रहा था, अभी जो है अपग्रेड हो चुका है, जावा वर्जन 21 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, हमने यानी कि जावा सेटअप कर लिया। अब हम वापस से आते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हमने जो है अपाचे JMeter भी डाउनलोड किया था, तो इसको ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके जो है सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे। यहाँ पे अगेन आप ध्यान में रखिए कौन से लोकेशन पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर में ही एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, विच इज़ फाइन। ये जो सॉफ्टवेयर है लर्निंग पर्पज़ के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, डाउनलोडिंग में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको वहाँ पे मत रखिए जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अगर आपका C ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो इसको में भी आप D ड्राइव में रखिए, E ड्राइव में रखिए। बाय द वे ये जब तक डाउनलोड हो रहा है सॉफ्टवेयर, प्लीज़ गो अहेड, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो एटलीस्ट ज़रूर कीजिए। कमेंट में ये बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हो सकता है पेस ऊपर नीचे हो, आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा स्लो है या वीडियो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए थी, मुझे फास्ट पेस पे बताना चाहिए था। तो वो सब जो फीडबैक है प्लीज़ आप दे दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो में जितनी मिस्टेक्स है वो करेक्ट कर ली जाए और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके हिसाब से ही मैं फिर इम्प्रूवमेंट के साथ बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम जाएंगे अपाचे JMeter 5.6.2 में, इसके बाद हम जाएंगे बिन में और यहाँ पे हमें सर्च करना है jmeter.bat। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जस्ट सर्च कीजिए jmeter.bat। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ बैच फाइल आपको दिख रही है, इस पर सिंपल डबल क्लिक कीजिए और आप देखेंगे ग्राफिकल इंटरफेस जो है JMeter का वो धीरे धीरे पॉपअप होगा और ब्यूटीफुल JMeter जो है वो लोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमें वार्निंग आ रही है। फॉर नाउ वी कैन इग्नोर द वार्निंग। वैसे भी वार्निंग में जो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको टेंशन तब लेनी है अगर आपका एरर आ रहा है या जो ये सॉफ्टवेयर है लॉन्च ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखिए, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट यूज़ GUI मोड फॉर लोड टेस्टिंग, ओनली फॉर टेस्ट क्रिएशन एंड टेस्ट डिबगिंग। यानी कि GUI मोड है उसको हम जो जनरली सिर्फ लोड टेस्ट क्रिएशन वगैरह के लिए ही या डिबगिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर मैं ग्राफिकल मोड में ही चलाता रहूँगा पूरे के पूरे लोड टेस्टिंग तो मेरा JMeter ही हैंग हो जाएगा। और इनफैक्ट जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप देखोगे बहुत से जो बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, GUI मोड में ही टेस्टिंग चला देते हैं, उसके बाद जो है JMeter पे ही क्लिक करते रहते हैं, वही ओपन नहीं होता है प्रॉपरली, बिकॉज काफ़ी सारा डेटा है, टेस्ट रिजल्ट है, वो सारा होता है, इट इज़ वेरी हार्ड टू सी दैट। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंक्रीजिंग जावा हीप टू मीट योर रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है वापस जो है मे बी 3rd या 4th लेसन में लुक बैक करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपाचे JMeter 5.6.2 है ये हमारा यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको फंडामेंटल का रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम JMeter की मैं आपको सारे इंटरफेस वगैरह की डिटेल बताऊंगा और उसके बाद जो है हम अपना टेस्ट के परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेसन में।